आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इंडिया को हमेशा दूसरे कंट्री के ऊपर क्यों डिपेंड होना पड़ता है। मतलब अपने पास क्रूड ऑयल की क्या कमी है, मतलब क्यों हमें दूसरों से खरीदना पड़ता है और क्यों उतना पैसा देना पड़ता है उनको। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया खुद का जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बना नहीं पाते हैं। खुद के पास अच्छी खासी रिफाइनरीज भी है प्रेजेंट है इंडिया के पास। और एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज होते हैं, मतलब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला नहीं, जो क्रूड ऑयल के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट करने वाला, जैसे आपकी पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, गैसोलीन हो गई, तो अलग अलग जो होता है उसको एक्सपोर्ट करने वाले। तो उसमें इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग आपका 10th आता है। मतलब इंडिया 10 कंट्रीज में आता है एक्सपोर्टिंग नेशंस में, जो क्रूड ऑयल का आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज को। इवन यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनके खुद के पास ऐसे रिफाइनरीज नहीं है जो इंडिया के पास है, या ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं। तो वो भी क्या करते हैं, अपना तेल, कच्चा तेल जो होते हैं इंडिया को बेचते हैं, इंडिया खरीदते हैं उनसे, और इन रिटर्न उनको वापस पेट्रोल, डीजल और अलग अलग जो आपका एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचते हैं। ऐसे इंडिया अलग अलग कंट्रीज को बेचते हैं, तो उनमें से यूएई भी एक है। तो ऑयल का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ऑयल सबसे पहले आपका डिस्कवर किया गया था 1859 में। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें पेनिसिल्वेनिया करके एक स्टेट है, तो वहाँ पे ऑयल सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1859, ईयर 1859। तो उसके बाद दुनिया में सेकंड जो ऑयल वेल मतलब वेल का मतलब होता है जो आपका कुआं होता है। कुआं हम लोग बोलते हैं, लेकिन दिखने में ऐसा पानी का कुआं जैसा नहीं होता है, वो एक गड्ढा होता है, पाइप डाल के जो ड्रिलिंग करके ऑयल निकालते हैं उसको वेल बोलते हैं। तो दूसरी जो मतलब ऑयल वेल बनाया गया था दुनिया में, ऑयल का वहाँ पे डिस्कवरी हुआ था पेनिसिल्वेनिया के बाद, तो वो हुआ था आपका आसाम में, इंडिया में। तो जो जगह का नाम है आसाम में, वो जगह का नाम आपका दिग्बॉय, DIGBOY, दिग्बॉय। तो दिग्बॉय जगह का नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि जब ब्रिटिश ऑफिसर्स एक टाइम पे वहाँ पे हाथी के ऊपर बैठ के घूमने गए थे उस जगह पे, तो हाथी का जो मतलब आगे का पाँव है वो वहाँ पे चिपक गया जमीन के वहाँ पे, और वो जमीन का मतलब कलर जो था काफी मतलब ब्लैकिश समझ सकता हूँ, जैसे कचरा होता है ना उस टाइप का था थोड़ा। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, वहाँ पे जो लोकलाइट्स है उनको बुलाया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उसमें से एक ऑफिसर ने कहा कि इसका खुदाई करो ये जगह का। तो इंग्लिश में कहा उस लड़के से, और उसको कहा कि दिग बॉय। तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थे तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। तो ब्रिटिश ऑफिसर बार बार एक ही बात को कहता गया कि डिग बॉय डिग, डिग बॉय डिग, डिग बॉय, मतलब ए लड़के इस जगह का खुदाई कर। और वही बात उनको मतलब बार बार समझ में नहीं आ रहे थे। फिर एक टाइम पे फिर फाइनली ऐसा हुआ कि खुदाई वहाँ पे स्टार्ट हो गई, और एक हिस्ट्री बन गई, मतलब कि दुनिया में सेकेंड टाइम कहीं पे अगर ऑयल डिस्कवर हुआ है, क्रूड ऑयल, वो असम में हुआ है। और असम के लोकलाइट्स जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया दिग्बॉय। तो आगे चल के क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे हमारे यहाँ पे, तो उनके कंट्रोल में ही मतलब सभी इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। आज आपके सामने जो ऑयल इंडस्ट्री है या जो भी है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है, वो PSU कहते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU का मतलब होता है जिसमें आपका ONGC आ गया, गेल आ गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC मतलब ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सब को हम लोग PSU कहते हैं। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो PSU में टोटल कंट्रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में होता है वो। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जब ऑयल डिस्कवर हुआ इंडिया में, आसाम में, तो उसके बाद ब्रिटिश
गवर्नमेंट के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब होते थे, सब कुछ रूल्स भी वही डिसाइड करते थे, फिर जो भी कंपनी बननी होती है वही वही डिसाइड करते थे लोग। तो उन्होंने वहाँ पे कंपनी फॉर्म किया जो बाद में जाके ऑयल इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, अभी भी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ब्रिटिश के ज़माने से एक कंपनी है जो तब से ही आपका तेल निकाल रहा है ड्रिलिंग करके, खुदाई करके। और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ब्रिटिश का जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब गाड़ी वाहन जो भी है, जो जापान के अगेंस्ट उन लोगों ने फाइट किए, या जो भी इंडिया के और म्यांमार के रीजन में या कहीं पे भी हो, आपका पाकिस्तान हो आज के ज़माने के, तो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे। मतलब मानो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी में ब्रिटिश को जितना ऑयल सप्लाई चाहिए होता था उस टाइम पे, तो एंटायर ऑयल का जो क्वांटिटी है ना, तो उसी जगह से वो लोग खुदाई करके निकालते थे। आसाम के, मतलब आज के ज़माने में जो आसाम है, तो वहाँ से ब्रिटिश खुदाई करके ऑयल निकालते थे। तो तब से ही ऑयल वहाँ से निकाला जा रहा है, और तब से मतलब बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे खाली हो गया, मतलब अभी तेल मिलना भी बंद हो गया, मतलब इतना निकाला गया उस टाइम से कंटिन्यूस। तो इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब आफ्टर 1947, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ब्रिटिश का बनाया हुआ कंपनी था, तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गए। और इंडियन गवर्नमेंट ने और भी कंपनीज बनाए, ओएनजीसी बनाए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो भी ड्रिलिंग का काम करते हैं, खुदाई करके तेल निकालते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने और भी कंपनीज फॉर्म किए जो रिफाइनरीज का बिजनेस को देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा आपको, बीपीसीएल होगी, आपकी आईओसीएल होगी, और फिर प्राइवेट कंपनीज भी बाद में आई, जैसे आपका रिलायंस पेट्रोलियम है। तो प्राइवेट कंपनीज और भी आए, ऐसा नहीं कि खाली रिलायंस ही आए। जैसे आपका एसआर ऑयल हो गया, ये सब मेनली रिफाइनिंग का काम करती है, रिफाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सप्लाई चेन ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इंडिया के पास अपनी जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेस है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़, तो पूरे पॉपुलेशन को, एंटायर पॉपुलेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब हम जितना तेल निकालते हैं इंडिया में, तो उसमें से खाली 18% अपना जो नीड्स होता है ना, मतलब ज़रूरत होती है, वो कंप्लीट होता है उससे। 18%, 18%। बाकी उसका 82% जो है उसके लिए हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं। और बाहर से भी हम लोग खरीदते हैं, तो मतलब ऐसा सस्ता तेल नहीं खरीदते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्चा होता है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से आपका 2019 में 2019 में $112 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, क्रूड ऑयल इंपोर्ट। $112 बिलियन। $1 बिलियन आपका होता है 7,700 करोड़। मतलब $1 का 77 रुपीज़ अगर पकड़ते हो आप, तो $1 बिलियन 7,700 करोड़ होता है, 7,700 करोड़। तो 112 बिलियन जो आपका होता है ना, 1,62,400 करोड़ रुपीस होता है वो। मतलब इतना पैसा हम 2019 में हमने खर्चा किया, 2019 में, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। बाहर से लाए हम क्रूड ऑयल इंडिया में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, $112 बिलियन, मतलब 111.9 अप्रोक्सीमेटली हम लोग पकड़ रहे हैं, 112। और जबकि अपना इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो आपका $60 बिलियन है, 60 बिलियन। और जो हम लोग का इंपोर्ट होता है ऑयल, 112 बिलियन। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा हमको मतलब ऑयल में लगाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है बाहर से तेल लाने के लिए। तो इतना पैसा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बहुत सारी कंट्रीज है, क्रोएशिया हो गई आपकी, जॉर्डन हो गई, मतलब छोटी छोटी कंट्रीज है। तो उनका जो टोटल जीडीपी है वो देखेंगे आपको $100 बिलियन की जीडीपी है, या $110 बिलियन की जीडीपी है।
तो उनके जीडीपी का जितना पैसा हम लोग खर्चा करते हैं खाली तेल खरीदने के लिए बाहर से, फिर उस तेल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिफाइनिंग करेंगे, आपका रिफाइनिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपका एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब एयरलाइंस इंडस्ट्री में। फिर जितना हमें ज़रूरत होगा हम अपने पास रख लेंगे इंडिया के पास, फिर बाकी बेचेंगे। और इंडिया करीबन 28 कंट्रीज़ को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने अभी जो कहा आपसे, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब मतलब अप्रोक्सीमेटली 28 कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है। पहली बात, अभी अगर ज़मीन की खुदाई करके आपको क्रूड ऑयल मिल जाता है तो हर मतलब जितने भी जगह है आपके नज़र के सामने, कहीं पे भी आप खुदाई करो तो वहाँ से क्रूड ऑयल निकाल सकते हो। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी एक टाइम पे आया रहेगा कुछ। तो ऐसा नहीं कि ज़मीन में खुदाई करोगे 3000 मीटर, 3000 मीटर की खुदाई की आपने, 3 किलोमीटर करीब, 1 किलोमीटर की खुदाई की ज़मीन के नीचे, तो आपको तेल मिल गया, ऐसा नहीं है। तो तेल आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हर कंपनी में क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, वापस बता रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन कंपनीज का मतलब होता है वो कंपनीज जो जगह का पता करते हैं कि कौन सी जगह के नीचे, वो भले समुंदर के नीचे हो या मतलब नॉर्मल ज़मीन के नीचे हो, आपके पहाड़ के नीचे हो या रेगिस्तान के नीचे हो, तो कौन सी वो जगह है जहाँ पे ऑयल मिलने का चांसेस है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, चांसेस। वो इसके लिए है कि कोई भी एक्यूरेट आपको, एक्सप्लोरेशन कंपनी जो होती है एक्यूरेटली आपको नहीं बता सकते कि इसके नीचे ही ऑयल है और आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो वो भी कैसे बताते हैं कि उनके कंपनीज में जियोलॉजिस्ट होते हैं, तो जियोलॉजी वाले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि जैसे आपका ये रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे एक पहाड़ जैसा इलाका है, तो ये कितना पुराना हो सकता है, तो इसके नीचे किस टाइप के रॉक्स मिल सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर इस टाइप के रॉक मिले तो उस रॉक के अंदर आपका वो क्रूड ऑयल मिल सकता है, मतलब मिलेगा ऐसा कंफर्म नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन कंपनीज का मैं जैसे नाम ले रहा हूँ, आपका हैलिबर्टन हो गया, स्लम्बर्जर हो गया, ये इंडियन कंपनीज नहीं है, अमेरिकन कंपनीज है। बेकर ह्यूजेस है आपका, और भी काफ़ी सारे कंपनीज है, आपको लिस्ट मिल जाएंगे मतलब इंटरनेट में। तो ये सब कंपनीज क्या करते हैं, आपका सर्वे, अपना रिपोर्ट निकालते हैं, ऐसा ऐसा है आपका, मतलब फिर ड्रिलिंग कंपनीज जो होती है, ड्रिलिंग कंपनी मतलब वो मेन कंपनी होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया में आपका मेन कंपनीज ऑयल प्रोड्यूस करने वाले 3 कंपनी है, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस। तो ड्रिलिंग कंपनीज को ये जो सर्वे करने वाले कंपनी होते हैं ना, वो अपना डेटा हैंड ओवर करते, बेचते उनको और बोलते कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। तो एक तरफ से सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो होते हैं वो उनको ही कहते हैं। तो आपको ड्रिलिंग में भी मदद करेंगे, आपको तेल निकालने में मदद करेंगे, तो वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होते हैं। जैसे आपका, मैंने अभी नाम लिया, आपका स्लम्बर्जर हो गया, आपका हैलिबर्टन हो गया, बेकर ह्यूजेस, तो ऐसी कंपनीज। तो इनके जियोलॉजिस्ट आपको रिपोर्ट देते हैं कि ऐसा नहीं कि जियोलॉजिस्ट उनके पास ही है, जो इंडिया के अपनी कंपनीज होती है ना, जैसे आपका रिलायंस हो गया, ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, तो हर किसी का अपना अपना जियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट रहता है, जियोलॉजी सेक्शन रहता है। तो उसमें जियोलॉजिस्ट होते हैं और वो अपना अपना रिपोर्ट बनाते रहते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कहाँ पे मतलब तेल आपको मिल सकता है, वो उनका जॉब रहता है। तो जियोग्राफी बहुत ही मतलब इसमें इम्पोर्टेंस रखता है इस चीज़ में। जैसे अभी हमको पता करना है कि तेल बनता कैसे है। देखिए, तेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। वो क्या होता है कि आपका जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब तो ज़मीन के नीचे जो दब गया, मतलब कचरा जो था, कचरा मतलब ऐसे ऐसे आपका बहुत सारे जंगल हुआ करते थे एक टाइम पे, तो वो
किसी कारण से ज़मीन के नीचे दब के प्रेशराइज होके फिर 6 मिलियन ईयर्स के बाद, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख। तो 60 लाख ईयर्स मतलब वो चीज़ जब 60 लाख ईयर्स तक ज़मीन के नीचे दबा रहता है, प्रेशर में क्या होता है, वो फॉसिल फॉसिल फ्यूल बन जाता है। मतलब क्या होता है आपका, जैसे कोयला होता है ना, कोयला आपका क्या होता है पहले के ज़मीन के नीचे दबता जाता है, फिर वो मतलब कोयला बन जाता है। तो ऐसे ही जो ये होता है ना आपका जंगल अंगल, एक टाइम पे आप देखेंगे कि जो सहारा रेगिस्तान है, तो एक टाइम पे वो जंगल, बहुत बड़ा जंगल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था एक टाइम पे। तो मिडल ईस्ट में जो आज पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो भी एक टाइम पे बहुत जंगल हुआ करते थे वहाँ पे, बहुत मतलब लाखों साल पहले। तो वो सब क्या हुआ, ज़मीन के नीचे दब के कन्वर्ट होके फॉसिल बन के ऑयल बन गए। तो इसलिए हर जगह पे ऑयल मिलना मुश्किल है। तो दुनिया में हर जगह पे इसके लिए ऑयल नहीं मिलते, कई कई जगह पे सिलेक्टेड जगह है, सिलेक्टेड रीजन्स। जैसे चाइना में ऑयल नहीं मिलता, लेकिन साउथ चाइना सी में, मतलब समुद्र के नीचे वो फॉसिल है, तो वहाँ पे भंडार है, ऑयल के भंडार है। लेकिन चाइना में जो मेनलैंड टेरिटोरी है वहाँ पे नहीं मिलते। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनका मेनलैंड टेरिटोरी में, जैसे मैंने आपको कहा कि पेनिसिल्वेनिया हो गई आपकी, तो वहाँ पे तेल, उनको खुदाई करके तेल निकालते हो लोग। फिर ब्रिटेन में भी उनका जो मेन लैंड है वहाँ पे तेल नहीं मिलता है। ब्रिटेन के ऊपर जो नॉर्थ सी होता है, नॉर्थ सी समुद्र में, नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करके वो लोग तेल निकालते हैं वहाँ से। तो इंडिया में भी आपका मोस्टली 3 जगह है, मतलब मेन पॉइंट, मेन एरियाज कहलाएंगे हम उनको, 3 जगह से आपका तेल निकलता है। वो है आपका बॉम्बे हाई, मतलब बॉम्बे हाई मतलब महाराष्ट्र में या मुंबई के अंदर नहीं हुआ, समुद्र के अंदर से तेल निकालते हैं। मतलब मुंबई से आपका 200 किलोमीटर दूर समुद्र के वहाँ पे, तो उसको हम बॉम्बे हाई कहते हैं, उस एरिया को। वहाँ से तेल निकालते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बॉम्बे हाई से होते हैं, आउट ऑफ 18%। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 18%, 18% जो होता है इंडिया का टोटल नीड, ज़रूरत, उस 18% से सबसे ज़्यादा तेल हमको प्राप्त होती है बॉम्बे हाई रीजन से। उसके बाद आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में बाड़मेर का एक रीजन है, जोधपुर के आगे, तो वहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ, वहाँ पे तेल निकाला जाता है, वहाँ से भी काफ़ी हमें तेल मिलते हैं। और तीसरा हो गया आसाम। आसाम एक टाइम पे मतलब बहुत ही तेल हुआ करता था आसाम में ज़मीन के नीचे। तो मैंने जबकि कहा कि ब्रिटिश के ज़माने से तेल निकाल के, मतलब निकाला जा रहा है तब से, तो अभी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गए कंपेयर टू दूसरे जगह पे। तो ये 3 अपना मेन एरिया है इंडिया में जहाँ से आपका तेल निकाला जाता है। और तेल निकालने वाली मेन कंपनी है ONGC, ऑयल इंडिया और रिलायंस। 3 जगह से निकालते हैं। अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ है ऑयल का, वो है आपका केजी बेसिन बोलते हैं उसको, कृष्णा गोदावरी बेसिन। आपके आंध्र प्रदेश के पास जो समुंदर है वहाँ पे आपका उसके ज़मीन के नीचे से तेल निकालते हैं। और वो पहले डिस्कवर किया था आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इंडिया का जो प्राइवेट कंपनी है। अभी अगर आपके मन में ये बात आ रहा है कि कौन से कंट्री के पास कितना रिजर्व है ऑयल का, तो ये फिगर जो है, कोई भी गवर्नमेंट हो, एक्यूरेट फिगर कभी भी लोगों के सामने डिक्लेयर नहीं करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। और इसलिए एक मतलब अनुमान लगाते हैं कि जैसे इस कंट्री के पास इतना हो सकते हैं भंडार है या ऐसा ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आप लोगों को अगर ऐसी कोई टॉपिक में इंटरेस्ट है जो आपको, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। जो मेल आईडी है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो वहाँ पर मेल करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कि ऐसा ऐसा टॉपिक पे वीडियो लाओ, तो मैं बना के लाऊंगा।
वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे वापस ऐसे कोई टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।